देखिए दोस्तों, 23 जुलाई 2023 को आज से लगभग कुछ 15 दिन पहले अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है नाइजर। आप लोग इसको नाइजीरिया से कंफ्यूज मत करना, ये दोनों अलग अलग देश है। फिलहाल मैं नाइजर की बात कर रहा हूं जो कि साहिल रीजन में पड़ता है। अब ये साहिल रीजन क्या है, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी हम इस बात को समझेंगे। तो अफ्रीका का ये जो छोटा गरीब देश है जिसका नाम है नाइजर, यहां का एक मिलिट्री जनरल है जिसका नाम है अब्दुल रहमाने। अब्दुल रहमाने ने वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद बाजूम को तख्ता पलट करके हटा दिया है और वहां पे मिलिट्री शासन को एस्टेब्लिश कर दिया है। अफ्रीका में इस प्रकार के जो मिलिट्री कू होते हैं, इस प्रकार के जो तख्ता पलट होते हैं, वो कोई नई बात नहीं है, कई बार होते रहते हैं। अगर आप नाइजर की ही बात करो तो जब से उसको फ्रांस से आजादी मिली है, यानी कि 1960 जब उसको फ्रांस से आजादी मिली से लेके अभी तक 2023 तक नाइजर में 5 बार लगभग मिलिट्री कू यानी कि तख्ता पलट हो चुका है। हाल ही में 2022 में नाइजर के पास पड़ने वाला एक रीजन है जिसका नाम है माले। तो माले आइलैंड में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा 2022 में तख्ता पलट हुआ है। लेकिन इस बार का तख्ता पलट बहुत ज्यादा खास है क्योंकि जब ये तख्ता पलट हुआ और वहां पे जनरल अब्दुल रहमाने ने कमांड संभाली तो रशिया, यूएस, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन की राजनीति भी वहां पे गर्माती हुई हमको देखने को मिल गई थी। अब आप सोच रहे होंगे, एक छोटा सा देश जिसकी पॉपुलेशन 2.5 करोड़ मात्र है। वैसे तो 2.5 करोड़ पॉपुलेशन बहुत होती है, लेकिन अगर आप एक बड़ी भारतीय सिटी की बात करोगे तो लगभग उसकी पॉपुलेशन भी इतनी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो 2.5 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है, बहुत गरीब देश है। यहाँ के लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग $550 है, मात्र $550 पर कैपिटा इनकम इनकी सालाना है। 2.5 करोड़ पॉपुलेशन में से 98 से 99% पॉपुलेशन यहाँ की मुस्लिम आबादी बताई जा रही है और वर्ल्ड के सबसे गरीब देशों में से एक है जो कि साहेल रीजन में पड़ता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इन चारों देशों की राजनीति क्यों गरमाने लगी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टोटल 4 रीजन है और आप और मैं जब भी अंतरराष्ट्रीय संबंध की बात करते हैं हमारा इंटरेस्ट हमेशा यूएसए में होता है, हमारा इंटरेस्ट यूरोप में होता है, ब्रिटेन फ्रांस में होता है, हमारा इंटरेस्ट हमेशा रशिया में होता है, यूक्रेन में होता है, इजराइल पैलेस्टीन में होता है, हमारा इंटरेस्ट इंडिया, चाइना और एशिया में होता है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट कभी भी अफ्रीका में नहीं होता है। आज आपके और मेरे लिए अफ्रीका के नाइजर में इस कू को समझना जरूरी है और अफ्रीका महाद्वीप के इंपोर्टेंस के बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि अगर बहुत सारे रीजन है। अफ्रीका में नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है, यूरेनियम का 7th लार्जेस्ट प्रोडक्शन अफ्रीका में होता है, अल-कायदा की एकदम जो वेस्टर्न ब्रांच है वो आपको नाइजर में देखने को मिलेगी, साहिल रीजन में देखने को मिलेगी। ऐसे बड़े बड़े कारण है जिसके चलते अफ्रीका के बारे में हमें डिस्कस करना जरूरी हो जाता है। आज इस वीडियो में हम उन सभी पहलुओं को छुएंगे और इस वीडियो को ज्यादा लंबा मैं नहीं रखूंगा, लगभग 15 से 20 मिनट में हम पूरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। ये तख्ता पलट जो कि अब्दुल रहमाने ने किया, जिसने मोहम्मद बाजूम को हटाया जो वहां का राष्ट्रपति था नाइजर का, यह तख्ता पलट तब हुआ है जब सेंट पीटर्सबर्ग में दूसरे अफ्रीका के देशों के साथ पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं वो मीटिंग कर रहे थे। ऑब्वियसली अफ्रीका के दूसरे देशों के साथ जब ये मीटिंग चल रही थी तो नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मद बाजूम को भी इस पर्टिकुलर समिट में बुलाया गया था। मोहम्मद बाजूम इसमें गई नहीं क्योंकि मोहम्मद बाजूम जो कि नाइजर को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी नजदीकियां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ बताई जा रही है। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ आपकी नजदीकियां हैं तो सेंट पीटर्सबर्ग में जो रशिया ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रखी थी, आप मतलब पठान ने अगर आपको पार्टी में इनवाइट किया है और जाओगे नहीं तो पठान का नाराज होना तो यहां पे बनता था। खैर जोक सपाट, पुतिन ने जो इन्वाइट किया, नाइजर के राष्ट्रपति गए नहीं तो पुतिन ने कहा तुम हमारे यहां पे नहीं आओगे क्योंकि तुम्हारे यूएसए से ज्यादा क्लोजनेस है, तो लो हम तुम्हारे यहां पे तख्ता पलट कर देते। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो मैं अपनी मन की धारणा से आपको बता रहा हूं क्योंकि पुतिन ने साफ साफ मना किया है कि रशिया का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन मित्रों, ऐसी बहुत सारी खबरें निकल के आ रही हैं जो कहती हैं कि इस तख्ता पलट के पीछे रशिया का डायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है और इसको कहीं ना कहीं जोड़ के देखा जा रहा है वैगनर ग्रुप से, जो कि रशिया का ही ग्रुप है, मिलिट्री ग्रुप है। एक तरफ पुतिन ने मना किया,
दूसरी तरफ वैगनर ग्रुप ने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट डाली जिसमें वो इस कू को यानी कि तख्ता पलट को सपोर्ट करती हुई दिखी। इसके साथ साथ जब ये तख्ता पलट हुआ तो नाइजर के काफी सारे लोग सड़कों पे उतर के लॉन्ग लिव रशिया और पुतिन की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। तो इस मिलिट्री कू के पीछे कहीं ना कहीं रशिया का हाथ बताया जा रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से। और वेस्ट यानी कि पश्चिम की राजनीति जहां रशिया इन्वॉल्व होता है वहां पे हमेशा गर्मा जाती है। तो आखिरकार हम इसकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री को सबसे पहले एक बार ब्रीफली देख लेते हैं और इसकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री को ब्रीफली देखने के बाद देखेंगे कि नाइजर में ये जो कू हुआ है जिसमें वेस्ट के काफी सारे देश अब कहीं ना कहीं उनके कान खड़े हो चुके हैं रशिया के इन्वॉल्वमेंट के बाद, तो ऐसा आखिरकार नाइजर में क्या है जिसके चलते आपको और मुझे पढ़ना इसको इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी इतिहास और इसके भूगोल की। 1960 में नाइजर एक फ्रांस की कॉलोनी लार्जली हुआ करता था। दुनिया भर में फ्रांस ने, ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी बनाई, भारत को ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी बनाया, अफ्रीका में भी ब्रिटेन की कॉलोनी थी, अमेरिका में भी ब्रिटेन की 13 कॉलोनीज हुआ करती थी और अफ्रीका में फ्रांस की भी कॉलोनीज हुआ करती थी। फ्रांस ने भारत और अमेरिका में भी अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश करी थी लेकिन ब्रिटिश ने फ्रांस को वहां पे हरा दिया था। नाइजर 1960 तक एक फ्रांस की कॉलोनी थी और 1960 के बाद नाइजर को स्वतंत्रता मिली। तब से वहां पे 5 बार तख्ता पलट हो चुके हैं। आज की तारीख में इस तख्ता पलट से पहले नाइजर वाज वन ऑफ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन दैट पर्टिकुलर एरिया। मतलब नाइजर एकमात्र लोकतांत्रिक देश था उस पर्टिकुलर क्षेत्र का, लेकिन तख्ता पलट होने के बाद अब वो एकमात्र लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। नाइजर का इतिहास 1960 से शुरू हुआ। जहां तक भूगोल की बातें, साहिल रीजन में ये पड़ता है, साहिल रीजन में पड़ता है और ये एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब मित्रों एक ऐसे देश से होता है जिसकी बॉर्डर जो होती है वो किसी समुद्र को नहीं छूती है, बल्कि वो हर साइड से किसी ना किसी लैंड देश से घिरा हुआ होता है। जैसे भारत एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है, भारत पूरी साइडों से दूसरी कंट्री से घिरा हुआ नहीं है, पानी का एरिया भी आता है, लेकिन नाइजर एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि अलग अलग 7 देशों से घिरा हुआ है। यहां की आबादी मेजोरिटी 98% जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम पॉपुलेशन है। अब समझते हैं 4 ऐसे बड़े रीजन जिसकी वजह से नाइजर और अफ्रीका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला इंपॉर्टेंट रीजन अफ्रीका में हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके पीछे का है पॉपुलेशन। आज भारत की पॉपुलेशन 2011 के सर्वे के हिसाब से 125 करोड़ भारतीयों की है। 125 करोड़ मोटी मोटी भारत की पॉपुलेशन है। लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि 2022 में, क्योंकि ये सर्वे नहीं हुआ, अगर हम अभी काउंट करेंगे तो 140 के आसपास भारत की जनसंख्या निकल के आएगी। ये जनसंख्या भारत की जिस हिसाब से रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट यानी कि विस्थापन प्रजनन दर है उसके हिसाब से ये जनसंख्या बढ़ के लगभग 165 से 170 करोड़ हो जाएगी और 2050 के बाद भारत अपनी पीक पॉपुलेशन 165 से 70 करोड़ पर पहुंच के कहीं ना कहीं डिक्लाइन करना चालू करेगा और भारत में ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ेगी। भारत की एवरेज एज बढ़ती चली जाएगी। भारत में वृद्ध लोग उस समय तक आके ज्यादा होने लगेंगे। दुनिया में लगभग ऐसे ही चल रहा होगा। आज ओल्ड एज पॉपुलेशन का प्रॉब्लम आपको चाइना, जापान और रशिया और वेस्ट के काफी सारे देशों में देखने को मिलता है। जब भारत भी सूची में आ जाएगा तब अफ्रीका यंग नेशन होगा, यंग कॉन्टिनेंट होगा। अफ्रीका के देश काफी यंग पॉपुलेशन प्रोड्यूस कर रहे होंगे। यंग पॉपुलेशन का मतलब होता है डिमांड से, डिमांड का मतलब होता है इकोनॉमी से। तो आज जैसे बहुत सारे वर्ल्ड के नेशन इंडिया के लोग कंज्यूम करें इसलिए अपने प्रोडक्ट्स को बनाता है, तो कल को पूरा वर्ल्ड में से कई सारे देश अफ्रीका के लोग कंज्यूम करें इसलिए बना रहा होगा। तो अफ्रीका यंग एज पॉपुलेशन को प्रोड्यूस करेगा, पहला इंपॉर्टेंस ये। दूसरा रीजन मित्रों ये निकल के आ रहा है कि जो नाइजर है उसमें वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट यूरेनियम भंडार है। इसलिए जब फ्रांस ने 1960 में नाइजर को आजादी दी तब कहीं ना कहीं उन्हीं यूरेनियम भंडारों का दोहन करने के लिए फ्रांस ने अपनी प्रेजेंस नाइजर में उसको आजादी देने के बाद भी परमानेंट रूप में स्थापित करने की कोशिश करी ताकि वो यूटिलाइज कर सके, एक्सप्लॉइट कर सके नाइजर के उस यूरेनियम के भंडारों का। और अमेरिका का भी इस रीजन में, इस क्षेत्र में होने का एक बड़ा रीजन यही है।
इससे पहले आप मुझसे बेसिक सवाल करें कि यूरेनियम का क्या होता है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि फ्रांस और अमेरिका दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं और न्यूक्लियर बम को बनाने के लिए यूरेनियम की काफी नीड पड़ती है। इसी वजह से दोनों देशों के अलावा बाकी देशों की नजरें भी नाइजर पर हमेशा बनी रहती है। एक और इंटरेस्टिंग बात मित्रों यह है कि जब ओसामा बिन लादेन का रूल था तब ओसामा बिन लादेन टेररिज्म के कुछ ऐसी ब्रांच को अफ्रीका के क्षेत्रों में खोलना चाहता था जहां पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम थी। तो ऐसा भी कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र का जो इंपॉर्टेंस था वो ओसामा बिन लादेन ने रियलाइज करा और यहां पे ओसामा बिन लादेन ने टेररिज्म का एकदम वेस्टर्न फ्रंट, मतलब जो एकदम पश्चिमी क्षेत्र था, वो आप लोगों को यहां पे देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर एरिया में अलकायदा काफी एक्टिव है। इनफैक्ट अलकायदा का एक इंस्टीट्यूशन अलकायदा IM जो वेस्टर्न फ्रंट है अलकायदा का, वो आप लोगों को नाइजर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। अब जितने भी देश टेररिज्म से लड़ रहे हैं, एक तो चलो यंग पॉपुलेशन है तो पूरी दुनिया इसको देख रही है, दूसरा मतलब आने वाले समय में यंग पॉपुलेशन प्रोड्यूस करेगा तो पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगा इकोनॉमिक रूप में। दूसरा 7th लार्जेस्ट कंट्री है यूरेनियम का प्रोड्यूस होता है जो कि न्यूक्लियर पावर को बहुत हेल्प करेगा। तीसरा यहाँ पे टेररिज्म का एकदम वेस्टर्न फ्रंट है, तो जितने भी देश आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उन देशों का यहाँ पे प्रेजेंट हो जाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मित्रों यूरेनियम की जहां तक बात है, जब इराक के ऊपर हमला करने की आशंका जताई जा रही थी USA के द्वारा, तो वहां का जो लीडर था सद्दाम हुसैन, वो भी इस पर्टिकुलर एरिया में आके ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कैसे ना कैसे उसको यूरेनियम का नाइजर के साथ उसके साथ डील हो जाए और कहीं ना कहीं वो USA पे नाइजर से यूरेनियम लेके कहीं ना कहीं खुद अटैक कर सके। तो ये जो टेररिज्म वाला एंगल है और खासकर अलकायदा IM जो कि एकदम वेस्टर्न ब्रांच है, आप बोल सकते हो वेस्टर्न फ्रंट है टेररिज्म का, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए हमारे लिए उस मुद्दे को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाइजर कू के तख्ता पलट के और रशिया का इसमें इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। और मित्रों एक और बात मैं आप लोगों को बोल देता हूं कि भू राजनीति यानी कि जियोपॉलिटिक्स यहाँ पे कैसे है। फ्रांस का प्रेजेंस तो यहाँ पे है, वो तो है ही सही, फ्रांस की एम्बेसीज वगैरह भी यहाँ पे है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करोगे तो अमेरिका के यहाँ पे 2 ड्रोन बेसिस है। अब देखो तख्ता पलट हुआ है, ठीक है, तो पहले जो उसका राष्ट्रपति था उसकी तो क्लोजनेस थी अमेरिका के साथ में, लेकिन अब तख्ता पलट हुआ है और जो मिलिट्री जनरल आया है वो रशिया से अपनी नजदीकियों को बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की भी जो ड्रोन बेसिस यहाँ पे हैं, अमेरिका को भी तो कहीं ना कहीं उस जमीन को खोना पड़ेगा ना अफ्रीका में जो उसकी थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है। इसके अलावा मित्रों रशिया की इन्वॉल्वमेंट की हम काफी बात कर चुके हैं। रशिया इस पर्टिकुलर अफ्रीका के रीजन में दूसरे मतलब नाइजर का जो तानाशाह है उसके साथ साथ जो इस पर्टिकुलर एरिया के आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें भी सैन्य तानाशाहों से कांटेक्ट करके अपनी पकड़ को अफ्रीका में मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, खासकर अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर। इसलिए हमें इन सारी बातों को समझना और जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। प्रेजेंट में अभी मिलिट्री कू है, वहां पे दोबारा से वहां के राष्ट्रपति का शासन रीएस्टेब्लिश नहीं हुआ है। देखते हैं आने वाले समय में किस तरह से इस घटना में डेवलपमेंट होता है। मैं आशा करता हूं कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको समझाने में आप लोगों को हेल्प कर पाया हूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। यदि आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी में अपने सक्सेस की प्राप्ति को करना चाहते हो, तो आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको टॉप एजुकेटर्स इंडिया के पढ़ाते हैं। सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कितनी भी बार किसी भी कोर्स को देख सकते हैं, जब तक आपके पास वैलिडिटी होती है किसी भी टीचर के कोर्स को देख सकते हैं। अनअकैडमी पे फुल फ्लेजेड 2024 और 2025 की यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए भी बैचेस चल रहे हैं। इसके साथ साथ आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने से नोट्स, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप का एक्सेस भी मिल जाता है। भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के साथ आप एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हैं। 15 अगस्त भारत के इंडिपेंडेंस डे के ऑफर के तहत
अनअकैडमी पे अभी 50% तक का डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। आपको अनुज यूपीएससी यानी कि ANUJ यूपीएससी मेरे कोड को भी यूज करना है, जिससे आप 50% डिस्काउंट को ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।